हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? फाइन, वेरी गुड। So, how is your preparation going on? And how is your life going? I'm absolutely fine. आप लोग का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? सही जा रहा है? चलो। So, yesterday we completed our taxation system, and with that we completed our fiscal policy. There was one thing left, that was Laffer curve. ठीक है, ये बताना मैं भूल गया था। So अभी डिस्कस कर लेते हैं, ये बता देता हूँ कि Laffer curve क्या होता है। So what do you mean by Laffer curve? ठीक, so Laffer curve actually it talks about the relationship between tax rate and tax given. ठीक है, ये बात करता है रिलेशनशिप का। तो किसके बीच का रिलेशनशिप? सो द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन। ठीक, ठीक है, ये इस चीज के बारे में बात करता है, रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन। मतलब Laffer curve बेसिकली सेज जितना ज्यादा टैक्स रेट आपका रहेगा, ओके, विथ मोर टैक्स रेट यू विल हैव लेस टैक्स कलेक्शन। आपका टैक्स कलेक्शन इतना ही कम रहेगा, बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजन, अगर आपने टैक्स ज्यादा दिया, ठीक है, अगर आपने टैक्स रेट ज्यादा लगाया, ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, उतने ही कम लोग देंगे ना, उतने ही कम लोग पेमेंट करेंगे। आप अगर लोगों से ज्यादा पैसे मांगोगे, सो देयर विल बी ओनली फ्यू पीपल हु विल गिव यू द मनी, okay, but if you will ask for, if your tax rates are lower, so you will have more tax collection, आपका ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा। दिस इज व्हाट Laffer curve talks about। ठीक है, यही Laffer curve आपका बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट एंड द टैक्स कलेक्शन, कि जितना ज्यादा टैक्स रेट हाई रहेगा उतना ही ज्यादा मतलब टैक्स कलेक्शन लो रहेगा। ठीक, टैक्स रेट अगर लो है तो टैक्स कलेक्शन भी हाई रहेगा। क्लियर हुआ? अंशिका, ईशानी, इज दिस क्लियर? चलो, चलो। So now let's start with the agriculture, that is our new topic। एग्रीकल्चर शुरू करते हैं। कोई बात नहीं उज्जवल, नो इशू। मेरी आवाज तो आ रही है ना? Am I audible to you or not? ठीक है, रिकनेक्ट कर लो। नाउ देखो, चलो एग्रीकल्चर अपना स्टार्ट करते हैं। This is a very important topic from your UPSC Civil Services examination point of view. Okay, many a times UPSC has asked the question, be it prelims, be it mains. ठीक है, this is the favorite topic of UPSC। ठीक है, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, तो चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हमेशा ही यूपीएससी ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, चाहे कोई भी सिचुएशन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एवरी टाइम यूपीएससी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम पढ़ना है इस टॉपिक को आपने। ओके, now see, so let's start। So what is basically the history of agriculture, how the concept of agriculture has developed, has started in our country। ठीक है, एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ है हमारे देश में। ठीक, so basically if you look at the history, okay, so it started, so you know, have you read about this stone age? स्टोन एज के बारे में पढ़े हो?
बताओ, पढ़े हो ना? सो इन द स्टोन एज देयर वेयर वेरियस पीरियड्स, like there were various ages like Paleolithic, okay, Paleolithic, Mesolithic, Neolithic and Chalcolithic. ठीक है, इन सब के बारे में, these are the 4 ages. So agriculture it basically started from Neolithic age. ठीक है, हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो है ये नियोलिथिक एज से स्टार्ट होता है. ठीक है, so this is how the concept of agriculture sector developed in our, मतलब started in our country. So neolithic era था, वहां से हमारा start होता है. So see, in the neolithic era, in the neolithic time period, it was not that much developed. The concept of agriculture was not that much developed. उतना ज्यादा developed नहीं था, चल रहा था, बस काम चलाने लायक चल रहा था, but उतना ज्यादा बोलते हैं refined format में, it was not in that much refined period. It was basically initiated. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इनिशिएट हुआ था, उतना ज्यादा रिफाइंड फॉर्मेट में नहीं था. ठीक है, हमारे इस टाइम पीरियड में. फिर लैटर ऑन इट गॉट डेवलप. कब से डेवलप्ड होता है? फ्रॉम आवर व्हेन द कांसेप्ट ऑफ 16 महाजनपदास, फ्रॉम अर्ली वैदिक एज. ठीक, अर्ली वैदिक एज से प्रॉपर तरीके से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है इसका कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली स्टार्ट होता है. Agriculture is also responsible for the development of 2 prominent religion in India. ठीक है, 2 prominent religion है, उसके लिए एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है, उनके डेवलपमेंट के लिए एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है. And those 2 religions are, बहुत अच्छे में है, बुद्धिज्म and Jainism. Okay, so these are the 2 religion that helped this thing to grow. ठीक है, इसने बुद्धिज्म ने और जैनिज्म ने जो डेवलप किया है, this thing has been developed just because of mainly because of the agriculture sector. ठीक है, ये एग्रीकल्चर की वजह के लिए ये डेवलप किया है. ठीक, so agriculture sector is also responsible for the development of caste system in India. ठीक है, एग्रीकल्चर ने कास्ट सिस्टम को भी हेल्प किया है डेवलप करने में. ठीक है, सो दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. मतलब याद रखना ये सारी चीजें आप इस क्लास में तो नहीं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका होता तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता. ठीक है, सो सोशियोलॉजी ऑप्शनल अगर आपका है तो उसमें आप ये सारी चीजें पढ़ो. चलो, सो हम क्या पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में? सो बेसिकली वी विल डिस्कस फ्रॉम द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव. ठीक है, हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में एग्रीकल्चर को पढ़ेंगे. एग्रीकल्चर इज द पार्ट ऑफ योर ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी आल्सो. ठीक है, ये तुम्हारे ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी है, बट मेनली वी विल डिस्कस फ्रॉम आवर इकोनॉमिक एंगल. हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में ही इसको पढ़ेंगे. सो स्टार्ट तो हुआ आजादी के टाइम. ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ आवर ब्रिटिशर्स, there were few agricultural reform that takes place, okay, in the name of permanent settlement. ठीक, रैयतवाड़ी सेटलमेंट. जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकना. हेलो, am I audible?
आवाज आ रही है मेरी? चलो, तो permanent settlement was there. Then we were having the Rayatwadi settlement. Then Mahalwadi settlement. ठीक, तो ये सब सेटलमेंट, ये तीन, these are the three main agriculture reforms that the Britishers come up with. ये ब्रिटिशर्स ये तीन रिफॉर्म, ये तीन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लेकर के आए थे ये ब्रिटिशर्स हमारे। ठीक है, क्या हो गया उज्जवल, अब तुम्हारा इंटरनेट सही है? यस। क्या हो गया, क्या हो गया था इंटरनेट को? सर स्पीड बहुत स्लो चल रहा था, तो फिर फोन से हॉटस्पॉट नहीं कर। ओके, तो देखो, सो ये सारी चीजें ना आई विल नॉट टेल यू, यू विल रीड अबाउट ऑल दोस थिंग्स इन योर हिस्ट्री सेक्शन। हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। हिस्ट्री में हुआ है तुम लोग का? सर ये तीनों क्या? ये तीन सिस्टम हम लोग ने पढ़ लिए सेटलमेंट्स का। तुम्हारी आवाज कट रही है, ये तीनों पढ़ लिए हो गया ना? चलो, कल ही पढ़े हो ना? चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। चलो, सो दिस इज द थिंग, ये एग्रीकल्चर, तो ये है हमारा। आफ्टर इंडिपेंडेंस, इफ यू लुक एट द सिचुएशन इन इंडिया, ठीक है, आजादी के बाद अगर तुम इंडिया के सिचुएशन को देखोगे, देन व्हाट हैपेंड, इंडिया वाज अ वेरी पुअर कंट्री, है ना, बहुत ही गरीब कंट्री थे। वी वर नॉट हैविंग इनफ रिसोर्सेज टू ईट, okay, we were not having, the government was not having the enough resources to feed the starving stomach, ठीक है, लोगों को खाना खिलाने के पैसे भी नहीं थे लोगों के पास, ठीक है, इतनी ज्यादा पॉवर्टी थी, दिस वाज द लेवल ऑफ पॉवर्टी, ठीक है, बहुत ही, इंडिया वाज लिटरली वेरी पुअर कंट्री व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस। सो ड्यूरिंग दैट टाइम our main focus, our main purpose was to transform ourselves from food deficit country, okay, food deficit to food surplus, ठीक, हमारे पास क्या था, हम चाहते थे अपने आप को फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस में कन्वर्ट करना, ओके, सो दिस वाज आवर मेन ऑब्जेक्टिव व्हेन इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो हाउ वी विल ट्रांसफॉर्म आवरसेल्फ, ओके, सो देखो, इंडिया को एक तो ब्रिटिशर्स लूट के लेकर के गए थे, एकदम बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमें लूटा था, एंड आफ्टर दैट वी फेस्ड बैक टू बैक वॉर्स, ठीक है, बैक टू बैक वॉर अपने को फेस करना पड़ रहा था। सो दिस वाज आल्सो वन चैलेंज, ठीक है, बार बार अगर आपको वॉर भी फेस करना पड़ रहा है, सो दैट इज इशू इन इटसेल्फ, वो तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा इशू है, अगर आप बैक टू बैक वॉर अगर आप फेस करोगे तो, ठीक। सो दिस वाज द चैलेंज, दिस वाज आल्सो वन ऑफ द चैलेंज। सो उसकी वजह से इन द ईयर you know we were not having enough money, so in the 1960s हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, ओके, जिनके नाम पे तुम लोग का एकेडमी है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी। सो लाल बहादुर शास्त्री गिव वन स्लोगन, इन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, okay, so that was the slogan that was given by Lal Bahadur Shastri, and you know he literally started practicing agriculture in PM residence, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस में अपने घर में इन्होंने खुद में एग्रीकल्चर इन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था। सो दिस वाज द थिंग, दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है। सो गवर्नमेंट जो थी चाहती थी अपने आप को डेवलप करना, सो हाउ यू विल डेवलप, हाउ यू विल ट्रांसफॉर्म योर कंट्री फ्रॉम फूड डेफिसिट टू फूड सरप्लस, फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस में कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे? सो फॉर दैट यू नीड टू प्रोड्यूस मोर, यू नीड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, ठीक, जब तुम प्रोडक्शन इंक्रीज करोगे तभी तो आप अपने कंट्री को, अपने देश को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे ना, फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस में, बताइए, तभी तो हो पाएगा, नहीं तो पॉसिबल होगा क्या? अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल, पॉसिबल नहीं होगा। तो इस चीज के लिए हमने फिर क्या किया, सो हाउ वी फॉलोड दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ वी फोकस्ड ऑन इट, हमने कैसे फिर इसको फोकस किया, वी कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन,
ठीक है, हम क्या लेकर के आए, हम लेकर के आए कॉन्सेप्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन। नाउ सी why we come up with the concept of green revolution. Was it only the, was it only one ideology, was it only one objective to transform the country from food deficit to food surplus? क्या सिर्फ और सिर्फ एक यही ऑब्जेक्टिव था? नहीं, और भी थे, और भी चीजें क्या थी। इंडिया की इंडिया की 45% ऑफ द पॉपुलेशन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ये डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट है? ये डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर। इंडिया का 45% पॉपुलेशन। सो अब इट इज ऑल्सो मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। एंड हाउ यू विल इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज करोगे? सो फॉर दैट रीजन यू हैव टू डेवलप, यू हैव टू फोकस ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। आपको एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट पे, be it technology related, be it production related or any other matter, so for that we need to develop, अपने को तो उससे related work करना पड़ेगा, then only we would be in a position to develop the same, तभी तो जाकर के हम इन चीजों को डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें ग्रीन रिवॉल्यूशन लेकर के आनी थी। नाउ व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन? ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया was started by MS Swaminathan. ठीक है, so MS Swaminathan is the father of green revolution in India. ठीक, now green revolution has 3 components. इसके 3 component हैं। क्या क्या देखते हैं। एक है HYV seeds, ठीक, दूसरा है फर्टिलाइजर, ठीक, और तीसरा है इरिगेशन। Okay, so these are the 3 components of our green revolution. So ये 3 component है हमारे green revolution के, HYV seeds, fertilizer, irrigation. HYV seeds का मतलब क्या होता है बताइए जरा, what do you mean by HYV seeds? बताओ। Sir, high yield variety seeds. High yield variety seeds. So what do you mean by it? This is the full form, no, Anshika? So they are fertilizers that are used. Fertilizer? What is the difference between then HYV and fertilizer? No, sir, they are hybrid seeds, something like that. देखो, high yield variety seeds का मतलब क्या है? हम क्या चाहते हैं? Here we wanted to increase our fertility. We wanted to produce more and more crops, more and more commodity. हमें ज्यादा से ज्यादा commodity produce करना था. This was our objective. ठीक, ये था हमारा objective. अब देखो, in order to produce more and more crops, in order to come up with the more and more crops, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करनी होगी, बार बार करना होगा। तो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का नेचर क्या है? ये जल्दी ग्रो कर जाता है, इट ग्रोज फास्टली। सो मल्टीपल टाइम आप सेम लैंड पे प्रोडक्ट्स को ग्रो कर सकते हो। आपके पास तो लैंड तो लिमिटेड है ना, यू हैव द लिमिटेड लैंड। ठीक, इसी लिमिटेड लैंड पे आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। सो प्रोडक्शन क्रॉप जो होता है इट टेक्स टाइम, इनको टाइम लगता है। लेकिन हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या करती है? ये टाइम को रिड्यूस कर देती है, इट रिड्यूसेस द टाइम, because of which you are in a position to grow the same crop multiple times in the same farmland. Okay, so this is the thing, this is what we call the high yield variety seeds. अब क्लियर हुआ HYV seeds क्या होते हैं? इंसेक्ट रेसिस्टेंट भी होते हैं ऑब्वियसली। तो बताइए क्लियर हुआ HYV seeds क्या होता है? सो उसके बाद क्या है? सेकेंड वन वाज फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में क्या होता है? हमारी यूरिया हो गए, है ना, और अदर प्रोडक्ट्स हो गए। तो इसमें क्या होता है? यूरिया वगैरह में क्या होता है ना आपका, इफ यू विल स्प्रे दीज पार्ट्स ना, अगर इन सारी चीजों का अगर स्प्रे कर देते हो तो उससे जो इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगेंगे और क्रॉप्स जो है
क्रॉप्स ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह सकते हैं, तो इट कैन इंप्रूव द प्रिजर्वेटिव, ठीक है, तो ये ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व रह कर सकते हो आप। तो दिस इज आल्सो वन सच थिंग, लेकिन ये मेनली यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू किल द जर्म्स। जर्म्स बोलते हैं मतलब इंसेक्ट्स जो लग जाता है ना, तो फॉर दिस थिंग इंसेक्ट्स को इससे किल कर सकते हो आप for longer period of time. Okay, so for that fertilizer is important. Now irrigation, without water you cannot practice agriculture smoothly, you need water for the same, and if you will be dependent on the monsoon season or the rainy water, तब तो फिर हो चुका आपका agriculture develop बढ़िया तरीके से, right? So that will be difficult if you will be dependent on the agriculture sector, if you will be dependent on monsoon for water, ना, that will be difficult. Okay, so for that you need to develop a system, ठीक, तो irrigation आप उसके लिए लेकर के आते हो, ठीक, आप डेवलप करते हो इरिगेशन सिस्टम को, आप डेवलप करते हो इस चीज से रिलेटेड, ठीक है, सो दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू इट। ओके, सो दीज आर द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ आवर ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये तीन कंपोनेंट है हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक, चलिए, सो यहां तक हो गया हमारा। नाउ तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो था, you know, it was actually decided, green revolution was decided to be started on the eastern side, eastern plain, ठीक है। अगर मैं मैप बनाऊं इंडिया का, ठीक है, तो ये है हमारा भारत का मैप, ठीक है, सो यही है, दिस इज फ्री में क्या मिलेगा, फ्री में मिलेगा श्रीलंका, ठीक है, सो दिस इज द थिंग। सो इनिशियली वी वांटेड टू सेट अप आवर एग्रीकल्चर सेक्टर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट, बिहार, यूपी, उड़ीसा, इस साइड में हम, झारखंड, इन साइड में वी वांटेड टू डेवलप आवर एग्रीकल्चर, लेकिन हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट कहां पे किया, where we started the green revolution, it started in the western side, पंजाब हरियाणा, नॉर्थ वेस्टर्न एक्चुअली, पंजाब हरियाणा के साइड में हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है। सो व्हाई, if we had decided to start the green revolution in the eastern side, then why we changed our course of action, why we simply said and we decided to transfer it from eastern side to western side, ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में ही हम क्यों लेकर के चले गए, व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड इट, बता सकते हैं आप लोगों में से कोई? हाँ, पंजाब हरियाणा हम क्यों लेके चले गए, हमने डिसाइड तो किया था ईस्टर्न साइड में करने का, हद है, ऐसा किसने कहा आपसे ईशानी? लगा, ओके, देखो ईस्टर्न साइड को अगर तुम देखोगे तो ईस्टर्न साइड इज द मोस्टली फर्टाइल रीजन, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहां पे है, उज्जवल, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी कहां पे है, सबसे ज्यादा फर्टिलिटी है तुम्हारी ईस्टर्न साइड में, क्यों, बिकॉज ऑफ एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होते हैं, और आपको पता है यहाँ पे जो रेनफॉल जो होता है वो 200 सेंटीमीटर का होता है रेनफॉल, तो ईस्टर्न साइड की तो फर्टिलिटी भी ज्यादा है इन कंपैरिजन विद द वेस्टर्न साइड, तब भी देन आल्सो वी स्टार्टेड, वी कम अप विद द कांसेप्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ओके, फ्रॉम एंड वी decided to start in the eastern side, but we started in the western side. Reason, logic क्या थे, अभी देखते हैं। तो सब चीज होने के बाद भी, ठीक है, so what was the logic, what was the reason behind this particular aspect, behind this particular thing, इसके पीछे लॉजिक क्या थी, इसके पीछे रीजंस क्या थे? देखो इसके पीछे का अगर लॉजिक देखोगे तो सबसे पहली चीज है दैट
ईस्टर्न साइड इज डेंसली पॉपुलेटेड, हाँ ईस्टर्न साइड जो है हमारा डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक। सो इफ द एरिया इज वेरी मच पॉपुलेटेड, सो लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड यू हैव यूज्ड फॉर हैबिटेशन ओनली, लार्ज अमाउंट आपने जो लैंड है वो आपने कहां पे यूज कर लिया, हैबिटेशन पर्पसेस के लिए आपने यूज कर लिया है, ठीक। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ लैंड्स आर लेफ्ट फॉर द एग्रीकल्चर पर्पस, है ना, तो बहुत ही कम अमाउंट है लैंड का एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो दिस इज द थिंग। And in order to practice the agriculture, in order to practice the green revolution, where there is a concept of mechanization of agriculture, जहां पे मैकेनाइजेशन होना है एग्रीकल्चर का, सो फॉर दैट रीजन यू नीड लार्जर लैंड होल्डिंग्स, है कि नहीं, तुम्हें बड़ा लैंड चाहिए ना, यू नीड लार्जर लैंड होल्डिंग्स फॉर द मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो इन द ईस्टर्न साइड, द due to the lack of availability of larger land holding and due to the availability of larger land holding in the western side, our policy got shifted from eastern side to western side, ठीक है, हमारी जो पॉलिसी थी वो शिफ्ट हो गई ईस्टर्न साइड से वेस्टर्न साइड में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रीजन, दिस इज द वन रीजन। व्हाट वाज द अनदर रीजन, बाकी रीजन क्या थे? Another reason regarding this particular thing is that ईस्टर्न साइड का तो बच्चा बच्चा कार्ल मार्क्स है, एवरीवन इज अगेंस्ट द कैपिटलिस्टिक सिस्टम, ठीक, तो हर कोई नारे लगाते रहते हैं। तो यू नो द ईस्टर्न साइड पीपल दे फेल्ड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलिज्म, ये कैपिटलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के आ जाएगा। सो इफ दिस कॉन्सेप्ट वुड बी प्रमोटेड, सो देयर ट्रेडिशनल मोनोपोली और ट्रेडिशनल थिंग वुड गेट हर्ट, ठीक, इनके ट्रेडिशनल इंटरेस्ट वुड गेट हर्ट। सो दिस इज आल्सो द रीजन, this is also the thing related to it, तो ये भी एक डर था। another problem related to the eastern side was that the people of the eastern side, they felt that the green revolution would contaminate the soil, जो हुआ भी actually, है ना, they felt that the green revolution would contaminate the soil, soil को हमारा खत्म कर देगा, ठीक है, because of the use of the pesticides, fertilizers। okay, so they also wanted to protect their soil, ठीक है, वो अपने soil को भी protect करना चाहते थे। so these are the reasons because of which the green revolution was started in our western side, ये हमारे western side में start हुआ green revolution, ठीक है, बुझे, तो ये थे वजह। so what was the impact of the green revolution, फिर हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंपैक्ट क्या हुआ? सो द मेजर इंपैक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज दैट इट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम फूड डेफिसिट टू फूड सरप्लस, ठीक है। सो फॉर द मोटिव, द ऑब्जेक्टिव दैट वी कम अप, यू नो, बिकॉज ऑफ व्हिच वी brought out the concept of green revolution in India, that was successfully implemented, that was successfully fulfilled, okay, it actually transformed India from food deficit to food surplus country, ठीक है, फूड डेफिसिट से फूड सरप्लस में हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, हम जाकर के अच्छे से रहने लग गए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अनदर पार्ट वाज, यू नो, द एम्प्लॉयमेंट वाज आल्सो जनरेटेड, एम्प्लॉयमेंट भी हमारा अच्छा खासा जनरेट होने लग गया, okay, because if you will improve the fertility, if you will increase all those things, so automatically employment would get generated, employment तो obviously generate हो ही जाएगा तुम्हारा, ठीक है। so this is the thing, the income of farmers also increased, farmer का जो income था वो भी बहुत ज्यादा increase हो गया, you know one thing, because of the green revolution the farmers of Punjab and Haryana they are filthy rich, बहुत ज्यादा rich हैं ये लोग, वहाँ के farmers पता है कौन सी गाड़ी यूज करते हैं? Audi, Mercedes, ठीक है, वहां के फार्मर्स ये सारे व्हीकल्स को यूज करते हैं, सो दे आर दैट मच रिच, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, ओके, तो ये सारे फैसिलिटीज हमारे आ गए बिकॉज ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। सो विद फैसिलिटीज सर्टेन चैलेंजेस आल्सो कम अप, कुछ चैलेंजेस भी आए। सो व्हाट आर दोस चैलेंजेस दैट हैज कम अप विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन? सो एक तो कंटामिनेशन ऑफ सॉइल हुआ, ठीक, सॉइल गॉट कंटामिनेटेड, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारा आ गया, कंटामिनेशन ऑफ सॉइल। व्हाट वाज द अनदर चैलेंज दैट वी फेस रिलेटेड टू इट? यू नो द डिस्पैरिटी एक्चुअली इंक्रीजेस, ठीक है,
डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। डिस्पैरिटी मतलब क्या? डिस्पैरिटी मतलब द थिंग इज व्हाट, इसका मतलब द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, रिच एंड पुअर का जो गैप है, ये गैप हमारा इंक्रीज हो गया। अब देखो, ये जिसने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की फैसिलिटी को यूटिलाइज किया वो तो बहुत ज्यादा रिच हो गया, बिकॉज मल्टीपल टाइम्स दे वर इन अ पोजीशन टू गो फॉर द फार्मिंग, वो बार बार फार्मिंग पे जा सकते थे। सो ये एक बेनिफिट था। ठीक, मल्टीपल टाइम्स गए तो जिसकी वजह से उनका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ। ठीक है, सो जिसकी वजह से वो ज्यादा से ज्यादा रिच हो गए। एंड ग्रीन रिवॉल्यूशन फैसिलिटीज को, उनके प्रोडक्ट्स को यूज करना वाज नॉट इन द फैसिलिटी, वाज नॉट इन द पावर ऑफ ऑल, सबके पावर में भी वो नहीं था ऑब्वियसली। ठीक है, सो दिस वाज आल्सो द चैलेंज, this was also one of the problem that we the people started facing with respect to the green revolution. Just a minute. ठीक है, तो ये भी एक चैलेंज था जिसे लोगों ने फेस करना शुरू कर दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। ठीक है, नाउ तो ये एक तरीके से आया, ये एक प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट हुआ। ठीक है, देयर वाज अनदर प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू इट। ठीक, it was not the disparity among the people that increased, but it also increased the disparity among states. अब आज के टाइम पे देखो ना, which is more prosperous state, पंजाब, हरियाणा और बिहार, यूपी, कौन ज्यादा प्रॉस्पेरस स्टेट है जहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है? दोज स्टेट्स आर मोर प्रॉस्पेरस, है कि नहीं? सो रीजनल डिफरेंसेस भी बहुत ज्यादा आ गए हैं ड्यू टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, so if the green revolution has provided the benefit, at the same time green revolution is a challenge also. अगर इसने बेनिफिट दिया है तो इसने चैलेंजेस भी दिए हैं। समझे नहीं समझे? यार तुम लोग शांत बहुत ज्यादा हो गए हो, क्या हो गया उज्जवल? तबीयत सही है तुम्हारी अब? समझ गए? बाकी लोग का कॉलेज बढ़िया चल रहा है? बारिश हो रही है, बाकी लोग का कॉलेज वगैरह बढ़िया चल रहा है एकदम अच्छे से? या कांटेक्ट में ही नहीं रहते हो? अभी तो बंद है, क्यों बंद क्यों हो गया? तुम्हारा तो अच्छे से चलेगा ही, 4th से स्टार्ट होगी, फिर तो दुर्गा पूजा आ जाएगा, उसमें बंद है ना? पूजा में बंद नहीं होता है। अच्छा, कहाँ पे है कॉलेज आपका ईशान? कर्नाटका, ओके ओके ओके, तो ये बैंगलोर, अच्छा अच्छा, चलो तभी। एनीवे, सो ये सारे प्रॉब्लम्स थे। तो देखो, ये सारे अगर प्रॉब्लम्स थे तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉब्लम्स नाउ पीपल आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन 2, सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, नाउ पीपल आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। So what is second green revolution? So second green revolution is regarding organic farming. ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है तुम्हारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से। ठीक, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया? पहला स्टेट कौन है जो कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बेस्ड है इंडिया का? बताओ, बताइए। विच इज द फर्स्ट स्टेट? सिक्किम, याद रखना। ठीक है, सिक्किम is the first state which is the based on the organic farming, जहां पे organic farming ही होती है। ठीक है, इंडिया का पहला स्टेट है। चलो, so the thing is what second green revolution में people are talking about converting pesticide, chemical वगैरह पे, इन सारी चीजों से
से हम कन्वर्ट करके हम क्या करना चाहते हैं, अब हम कन्वर्ट करना चाहते हैं काउ डंग को यूज करना चाहते हैं, हर्बल नेचुरल थिंग्स, ठीक है। नाउ पीपल आर थिंकिंग टू यूज द नेचुरल प्रोडक्ट्स, नेचुरल थिंग्स, ठीक है, नेचुरल चीजें अब लोग यूज करना चाहते हैं, ओके, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट ऑल दोस थिंग्स, ठीक है, चीजों को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू डेवलप, तो जो भी प्रॉब्लम्स आ गए हैं उनको करने के, उनको काउंटर करने के लिए वी आर यूजिंग द सेकंड ग्रीन, इन द सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन वी आर यूजिंग द नेचुरल प्रोडक्ट, ठीक है। Now the next thing is that in order to practice the agriculture आपको लैंड भी तो चाहिए, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे, यू नीड प्रॉपर लैंड। बट अगर आप इंडिया को देखोगे, देन इन इंडिया when India got the independence, actually in the initial times when India got the independence, so everyone was not having the land during that time periods, हर किसी के पास तो लैंड था ही नहीं, सबके पास लैंड कहाँ था, लैंड वाज वेरी मच लिमिटेड, बहुत ही कम लोगों के पास लैंड था, सबके पास लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी, ओके। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द लैंड प्रॉपर्ली, तो सबसे पहले हमने क्या चलाया, हमने चलाया भूदान मूवमेंट। ये भूदान मूवमेंट के फाउंडर कौन है, कौन लेकर के आया भूदान मूवमेंट इन इंडिया? It was who started this? Who started the Bhutan movement? Yes, absolutely correct, Ishani. आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने स्टार्ट किया हमारा भूदान मूवमेंट, ठीक है। तो ये को लेकर क्या भूदान मूवमेंट, लेकिन आफ्टर इंडिया, after the independence of India, after some time, we thought to, provide land to the landless people. जो landless लोग थे उनको land provide करना. Okay, so we come up with this concept. So for this particular thing, we come up with the concept of land reform. Land reform हम लेकर के, which is in our 9th schedule. तो किस चीज में है? 9th schedule में है हमारा, ठीक है। तो हम ये काम कर रहे थे अपना, हम लैंड रिफॉर्म लेकर के आए, ठीक है, 9th शेड्यूल के अंदर में। नाउ व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द लैंड रिफॉर्म? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म वाज टू प्रोवाइड लैंड टू द लैंडलेस पीपल, जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड देना, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। देन टू गो फॉर द लैंड सीलिंग, दैट पीपल, the amount of land was restricted. ऐसा नहीं है कि एक ही आदमी सारे लैंड पे कब्जा कर लेगा और सारा लैंड एक ही आदमी का हो जाएगा, नहीं, ओके। सो लैंड सीलिंग कॉन्सेप्ट वाज देयर। लैंड सीलिंग मतलब क्या? इफ वन पर्सन इज देयर इन केरला, एक्चुअली दैट लैंड सीलिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। केरला में क्या था, दैट एक पर्सन सिर्फ और सिर्फ 5 हेक्टेयर लैंड को यूज कर सकता है, can own only 5 hectare of land. In Kerala, one person can own only 5 hectare of land. ठीक है, उससे ज्यादा लैंड को यूज नहीं कर सकता है। You know one thing, तो और अगर 5 member family है, if there is a 5 member family, then the 5 member family can own only 10 hectares of land. सिर्फ 10 हेक्टेयर लैंड को ही ओन कर सकते हैं 5 member family, ठीक है, इन केरला, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो लैंड से लैंडलेस पीपल को लैंड देना, लैंड सीलिंग करना, इंटरमीडियरी को हटाना, टू रिमूव द इंटरमीडियरी। तो हाउ यू विल रिमूव द इंटरमीडियरी? इंटरमीडियरी को कैसे हटाया जाएगा? देखो, ये लैंड है, पहले क्या होता था, लैंड ओनर कोई और होते थे, ठीक, लैंड पे कोई और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करता था, तो इनके बीच के जो डील करवाते थे मिडिलमैन, ठीक है, मिडिलमैन को हम बोलते हैं इंटरमीडियरीज। तो क्योंकि लैंड किसी और का है, उस पे एग्रीकल्चर कोई और प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, तो इनके बीच को, इनको मिलवाने, इनको जो लोग मिलवाते थे वो हमारे कहलाते थे मिडिलमैन, जो इंटरमीडियरी होते थे। सो दिस इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, टू रिमूव द इंटरमीडियरी,
ठीक है, इंटरमीडिएरी को भी हटाने का एक हमारा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, आज बार बार गायब हो रहे तो मुझे चलो कोई बात नहीं। ठीक है, सो these are the things that is the part of our land reform। ये है हमारे land reform का part। ठीक है, so but you know one thing, land reform is not that much successful in India। ठीक है, ये land reform जो है ये हमारे देश में सक्सेसफुल नहीं हो पाया। so why, what is the reason behind it, why it did not, why is it not, it is not successful in our country? Because in our country land is considered as biggest asset। ठीक है, ये तो हमारा सबसे बड़ा एसेट माना जाता है। सो वी डू नॉट गिव लैंड टू एनीवन सो इजीली। हम इतनी आसानी से सबको लैंड, किसी को भी लैंड नहीं दे देते हैं। इनफैक्ट यू नो वन थिंग, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, व्हाट यूज्ड टू हैपन इन द परमानेंट सेटलमेंट, इसको हम जमींदारी सिस्टम भी कहते हैं ना परमानेंट सेटलमेंट को। ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो होता था, इसमें क्या होता था बताइए जरा, व्हाट यूज्ड टू हैपन इन इट? जमींदार से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। ठीक है, और अगर रेवेन्यू नहीं दोगे तो क्या होगा, जमींदार के लैंड को कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, है ना। दैट वाज आल्सो द प्रोविजन अंडर दिस, है ना। तो देखो पता है जमींदार क्या करते थे, समटाइम्स जमींदार डेलिबरेटली लैंड नहीं देते थे, सॉरी रेवेन्यू नहीं देते थे, जानबूझ करके रेवेन्यू नहीं देते थे ब्रिटिशर्स को, जो थोड़े ईमानदार टाइप के जमींदार थे। लेकिन है तो इंडियन का सबसे ज्यादा क्या तेज होता है, दिमाग, माइंड बहुत शार्प होता है, हमेशा हर चीज में जुगाड़ू होते थे। ठीक है, तो जानबूझ के रेंट नहीं देते थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता था, जब आप नहीं दोगे तो कॉन्फिस्केट कर लेगी, तो ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, कॉन्फिस्केट कर लेते थे। ठीक, यहां तक होती थी। तो ब्रिटिशर्स को क्या पता कि इंडियंस का ब्रेन कितना ज्यादा तेज है, तो फिर उसके बाद ये लोग क्या करते थे, हमारे जो जमींदार थे, कन्फिस्केट करने के बाद ब्रिटिशर्स ऐसा तो है नहीं कि खुद से यूज करने लग जाएंगे, ब्रिटिशर्स उसका करेंगे ऑक्शन, नीलामी, है ना। तो ऑक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो ब्रिटिशर्स जब ऑक्शन करते थे, ठीक है, तो जमींदार वहां पे अपने लोगों को भेज देते थे और अपने लोगों से खरीदवा लेते थे जमीन को। खरीदवाते नहीं थे एक्चुअली, वहां पे बोल देते थे कि हाँ हम खरीदेंगे। अब ऑक्शन में इमीडिएटली तो पैसा देना नहीं है, आप प्रॉमिस कर दोगे कि भाई हम इतना पैसा देंगे, हमने ये हमारा ये जमीन हो गया, हम बाद में आपको पेमेंट कर देंगे। और बाद में फिर क्या होता था, बाद में वो पर्सन मुकर जाता था, क्योंकि एजेंट रहता था वो जमींदार का ही, है ना। तो बाद में जाकर के वो लोग मुकर जाते थे, ब्रिटिशर्स को बोलते थे नहीं साहब हम नहीं खरीद पाएंगे आपका जमीन, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है। तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिर से लोअर दाम में, लोअर प्राइस पे जमींदार ही खरीद लेता था फिर से जमीन को, है ना। जो जमींदार होते थे फिर से उस लैंड को जमींदार फिर से बहुत ही लोअर प्राइस पे खुद ही खरीद लेते थे। ठीक है, तो ऐसे घूम करके फिर से लैंड जो था जमींदार के पास ही आ जाता था। तो इतने ज्यादा शार्प थे, टैक्स भी नहीं देना पड़ा, जितना टैक्स देना पड़ता था उससे कम में तो आपने लैंड को खरीद लिया। ठीक है, फिर से अपना, तो इतना ज्यादा ब्रिटिशर्स को उल्लू बनाते थे ये लोग। ठीक है, क्यों, why they used to do that? Because land बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट माना जाता है कि नहीं। So this is the thing related to it। फिर उसके बाद हमारा we do not have political will, हमारा पॉलिटिकल विल काफी पुअर है। ठीक है, so our political will is not that much strong, ये बहुत ही पुअर है हमारा पॉलिटिकल विल। so this is also one problem related to it, तो ये भी हमारा एक प्रॉब्लम है।
ठीक है। सो दिस इज द थिंग। और हम क्या करते हैं, लैंड को अपने प्रेस्टीज से अटैच करके रखा हुआ है हमने। वी हैव अटैच द लैंड विथ आवर प्रेस्टीज, कि जिसके पास जितना ज्यादा लैंड रहेगा उसके पास उतना ज्यादा होगा। यू नो, लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट है, बट लैंड रिफॉर्म इज सक्सेसफुल इन ओनली इन केरला। केरला में ही सक्सेसफुल रहा, और इन सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। इसी दो एरिया में हमारा लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल रहा, बाकी एरियाज में सक्सेसफुल नहीं रहा। ओके, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, इतना ज्यादा हम अपने प्राइड से अटैच करके हमने रखा हुआ है लैंड को। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। बट स्टिल यस, it is also the fact that land reform also provided land to various landless people. लोग लैंड सीलिंग करने के लिए आते थे, और पता है लोग अपने फ्रेंड्स के नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे लैंड को बस ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, क्योंकि लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट है इन द लैंड रिफॉर्म, तो अपने फ्रेंड्स के नाम पे, अपने फैमिली के नाम पे आपने ट्रांसफर करके रख दिया है, तो नाम का तो कोई और हो गया, बट रियल पावर है आपके पास, है ना। सो दैट वाज द लैकुना, दैट इज द लूपहोल अंडर द लैंड रिफॉर्म। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ गया। लेकिन फिर भी स्टिल बिकॉज ऑफ द लैंड रिफॉर्म, यू नो, द लैंडलेस पीपल दे गॉट द लैंड। ठीक है, तो लोगों को लैंड तो मिल गया, ठीक है, लैंडलेस पीपल को, बट पीपल, लैंडलेस लोगों को लैंड मिल गया है, बट इफ दे आर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी, तो उनकी कमोडिटी को मार्केट में नहीं मिल रही है जगह। दे आर नॉट गेटिंग द, यू नो, प्रॉपर मनी in return because of n number of things। कभी मार्केट फेल हो जाता है, कभी कोई दिक्कत आ जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम आ जाती है। People are practicing the agriculture after getting the land, but they are not getting the proper return। उनको proper return नहीं मिल रहा है। So people should get the proper return, okay, from their farmland। The government has come up with the concept of minimum support price। गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आई है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का। नाउ व्हाट इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस? देखो, बिफोर द सोइंग ऑफ खरीफ एंड रबी क्रॉप्स, ठीक है, खरीफ और रबी क्रॉप्स के सोइंग से पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है एमएसपी। तो ये एमएसपी होता क्या है समझते हैं। देखो एमएसपी है क्या, इसका मतलब होता है, देखो सपोज करो ये गेहूं है, दिस इज वीट, जिसे किसान ने प्रोड्यूस किया है। इस वीट को प्रोड्यूस करने में किसान को लगा है 500 रुपीज। ठीक, तो ये फार्मर जो है, फार्मर इस प्रोडक्ट को लेकर के जाएगा मार्केट में, क्या करने के लिए, सेल करने के लिए। लेकिन मार्केट में इस प्रोडक्ट का, ये जो वीट है, इस वीट का डिमांड ही नहीं है। ठीक, जिसकी वजह से ये, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। इफ देयर इज नो डिमांड, देन ऑटोमेटिकली वी हैव डिस्कस्ड इन द इन्फ्लेशन द गेम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी वुड गो डाउन, है ना। ये कमोडिटी का प्राइस नीचे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? इफ देयर इज नो डिमांड, देन ऑटोमेटिकली द प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर कमोडिटी वुड गो डाउन, इसका प्राइस नीचे चला जाएगा। तो इस मार्केट में इसको उतना प्राइस नहीं मिल पाएगा। सपोज करो इसको 300 मिला सिर्फ, तो अब एक बात बताओ, किसान को इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में कितना लगा है? 500 रुपीज लगा है। लेकिन मार्केट फेलियर की वजह से इसको मार्केट में कितना प्राइस मिल रहा है? सिर्फ 300 रुपीज मिल रहा है। तो इससे फार्मर को नुकसान होगा या नहीं होगा? फार्मर्स विल बी लॉस। और फार्मर्स आपको पता ही है ना कितने गरीब होते हैं, है कि नहीं। सो ये तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, बहुत ही दिक्कत की बात हो जाएगी। इफ दिस इज द इशू, फार्मर इज फेसिंग दिस काइंड ऑफ इशू, देन ठीक। सो एक तो टू सेव द फार्मर्स, टू safeguard the interest of farmers, government has come up with the concept of MSP, that is minimum support price। इसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, पहले ही फिक्स करके रख देगी कि भाई देखो ऐसा है, फार्मर तुम्हें अगर सही प्राइस नहीं मिल रहा है मार्केट में, तो लो, हमने 1000 रुपीज पहले से ही फिक्स करके रखा है कि मिनिमम इतने में गवर्नमेंट जो है तुमसे खरीदेगी प्रोडक्ट। जो क्रॉप जो तुम ग्रो करोगे, उस क्रॉप को गवर्नमेंट मिनिमम 1000 रुपीज में, ये मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ठीक है, कि गवर्नमेंट मिनिमम इतने प्राइस पे तुमसे खरीद लेगी। मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम इतना प्राइस तो तुम्हें मिल ही जाएगा। अब एक बात बताओ, जो यहाँ पे मिल रहा था 300 रुपीज, फार्मर ने लगाया कितना था प्रोड्यूस करने में? 500 रुपीज। तो यहाँ पे 300 रुपीज में मिल रहा है,
तो फार्मर को 200 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस हो रहा है। तो फार्मर को लॉस से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करके रखा है कि भाई हम पहले ही अनाउंस करके रखा है कि मिनिमम तुमको 1000 रुपीज तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो व्हाट फार्मर्स विल डू, फार्मर्स विल सेल द प्रोडक्ट, विल सेल द कमोडिटी टू द गवर्नमेंट, है ना। फार्मर क्या करेगी, फार्मर इस कमोडिटी को किसको दे देगी, गवर्नमेंट को सेल कर देगी, क्योंकि इसको तो एमएसपी मिल रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में पे मिल रहा है। अब समझे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। सो इज दिस क्लियर और नॉट, एमएसपी क्लियर हुआ। बता दो जल्दी। चलो देखो, गवर्नमेंट का ऑब्वियसली फिस्कल डेफिसिट तो बढ़ेगा, है ना, लेकिन गवर्नमेंट किसके लिए काम करता है, और गवर्नमेंट जो ये बोरो करेगा यहां से फार्मर्स से, गवर्नमेंट उसको दूसरे जगह पे यूज भी तो कर सकता है। गवर्नमेंट के पास तो वो फैसिलिटी है, लेकिन क्या फार्मर के पास वो फैसिलिटी है कि उसको दूसरी जगह पे यूज कर सके। फार्मर के पास तो फैसिलिटी नहीं है ना। तो गवर्नमेंट यहाँ पे लॉस तय करके, फिस्कल डेफिसिट करके दूसरे जगह से प्रॉफिट निकाल सकती है, लेकिन फार्मर नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो ये बेनिफिट हो जाएगा। चलो तो गवर्नमेंट ने जो पैसा लिया है, द अमाउंट दैट द गवर्नमेंट हैज टेकन, तो गवर्नमेंट उस चीज को कहां पे यूज करेगी, वेयर गवर्नमेंट विल यूज दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो इसके लिए 2013 में, इन द ईयर 2013, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। 2013 में गवर्नमेंट क्या कॉन्सेप्ट लेकर के आई, गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब ये देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो समझने की कोशिश करते हैं। देखो बहुत सारे लोग क्या है इंडिया में, बहुत ही पुअर है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड वन टाइम ऑफ मील, एक टाइम का खाना भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतनी ज्यादा गरीबी है हमारे देश में। तो व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनता है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज टू प्रोवाइड देम विद द मील, ठीक है, कि मील का फैसिलिटी होना चाहिए ना इनके पास, दे शुड हैव द प्रॉपर अमाउंट ऑफ मील, इनके पास प्रॉपर खाना मिले, सारी फैसिलिटीज इनके पास अवेलेबल रहे, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। ये है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई तुम्हें अगर खाने में दिक्कत हो रही है तो लो, तुम्हें हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। डीपीएसपी हमारा इसी चीज के बारे में बात करता है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर में द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स देगी, किसको, टू द पुअर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी, जो हमारे सोसाइटी के पुअर सेक्शन है, ओके। सो द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड सब्सिडाइज्ड ग्रेन्स टू द पुअर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी। तो पुअर सेक्शन में हम सबको नहीं दे देंगे, किसको हम दे देंगे, दोज पुअर पीपल हु विल हैव राशन कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड होगा। और राशन कार्ड किनके नाम पे इशू होना चाहिए, जो 18 इयर्स के हैं, 18 इयर्स और ज्यादा, ठीक है। और ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए फीमेल मेंबर, है ना, फीमेल मेंबर होने चाहिए हमारे सोसाइटी के। तो एक तो 18 ईयर होना चाहिए, ऊपर से फीमेल मेंबर होने चाहिए हमारे सोसाइटी के, ठीक। अब सी गवर्नमेंट इसके थ्रू विमेन एम्पावरमेंट को भी टारगेट कर रही है। अब रूरल एरिया में क्या होता है, इन द रूरल एरिया देयर वाज द केस ऑफ फीमेल फर्टिसाइड्स, है ना, फीमेल फर्टिसाइड्स के केसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। सो द गवर्नमेंट ने इसके थ्रू फीमेल फर्टिसाइड्स को भी कर्व कर दिया, प्लस ये भी इकोनॉमिक बेनिफिट भी दे दी, ठीक है। तो एक तीर से कई निशाने लगा दिए, है ना। एंड यू आल्सो हैव टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली, आप लोगों को भी ना इसी तरीके से सोचना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे प्रोग्राम्स कौन बनाते हैं, आईएएस ऑफिसर्स ही बनाते हैं, है ना। सो यू आल्सो हैव टू थिंक इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली। तो ये राशन कार्ड के थ्रू हम सब्सिडाइज्ड ग्रेड प्रोवाइड करेंगे तो कितना,
how much of subsidized grains we will provide, okay, to the राशन कार्ड होल्डर्स। ठीक, तो हम प्रोवाइड करेंगे 3 रुपीज, 3 रुपीज पर केजी राइस हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 3 रुपीज का हम राइस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 2 रुपीज का हम व्हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, 1 रुपीज का हम मिलेट्स प्रोवाइड करेंगे। तो इतने कम दामों पे हम चीजों को, ठीक है, सो ऑब्वियसली लिमिट्स कम होते हैं, तो 3 रुपीज पे हम राइस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो इतने कम दामों पे हम चीजों को प्रोवाइड कराएंगे। तो अब देखो, सो जो गरीब लोग भी होंगे, जो मजदूर लोग भी होंगे, दे विल आल्सो बी इन अ पोजीशन टू ईट प्रॉपर्ली, है ना। सही तरीके से गरीब लोग भी अब खाना खा पाएंगे, है कि नहीं। पहले गरीब लोग क्या खाना खा पाते थे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाता था, लेकिन अब गरीब लोग भी सही तरीके से एकदम खाना खा पाएंगे। ठीक है, सो ये पर्टिकुलर चीज है, दिस इज द वन थिंग रिलेटेड टू इट। ओके, सो इसके अंदर में और क्या है, व्हाट इज द मोर थिंग अंडर इट? तो जो हमारे दोज आवर प्रेग्नेंट वीमेन, मतलब जो भी प्रेग्नेंट वीमेन है ऑफ इन इंडिया, ठीक, lactating mothers and children, ठीक है, children, these 3 sections of our society, they are entitled to cooked food, ठीक है, they are actually entitled to cooked food, ठीक, ये cooked food के लिए entitled है, ठीक है। So this is the thing, this is the benefit under our National Food Security Act 2013। अब एक बात आती है that these are the beneficiary, so कौन responsible है बेनिफिशियरी को सपोर्ट, बेनिफिशियरी डिसाइड करने का कि हाँ भाई ये बेनिफिशियरी होंगे, ये बेनिफिशियरी नहीं होंगे, who is empowered to decide? So this is the responsibility of state government, ठीक है, that the state government will decide that who is going to be the beneficiary and who is not going to be the beneficiary, कौन होंगे बेनिफिशियरी, कौन नहीं होंगे, that will totally be the responsibility of state government। So under the National Food Security Act 2013, 75% of the rural population, ठीक है, जो हमारे 75% है रूरल पॉपुलेशन के, they are actually getting various things, the you know the food, they are actually getting the food, ठीक है, and this is the target of the government to provide the food security, food to the 75% of the rural population, those who are poor, ठीक है, जो हमारे पुअर सेक्शन है। अब स्टेट गवर्नमेंट, अब एक बात बताओ, इफ स्टेट गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, दे हैव द लिमिटेड रिसोर्सेस, है ना, सो व्हाट इफ एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अराइजेस, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट is responsible to provide all the resources, सारे रिसोर्सेस प्रोवाइड करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी होगी? सो दैट विल बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है, सारे टाइप के रिसोर्सेस प्रोवाइड करने की रिस्पांसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की है, बुझे। तो सारी फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगी? फंडिंग प्रोवाइड करेगी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। Now there is another angle, there is another aspect। अब एक बात बताओ, कोई पर्सन है बिहार का, ठीक है, पुअर है बेचारा, और ये काम कर रहा है, मजदूरी कर रहा है दिल्ली में, ठीक है, तो ये क्या है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंदर में राशन कार्ड के थ्रू ही आपको मिलेगा, और राशन कार्ड
कौन इशू करता है? हु इशूज द राशन कार्ड? दैट इज इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, है ना। और इसके अंदर में क्या क्या था पहले कि आपको अगर बिहार गवर्नमेंट ने राशन कार्ड इशू किया है तो आप बिहार के ही शॉप्स पे, जो बिहार के जो शॉप होंगे गवर्नमेंट ऑथराइज शॉप जहां पे आपको मिलेगा ये सारे राशन, आप वहीं पे जाकर के ले सकते हो। लेकिन जो कोई पुअर है, जो बिहार का है, वो दिल्ली में आकर के अचानक से अमीर तो नहीं बन जाएगा ना। दिस पुअर पर्सन विल नॉट बिकम रिच ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट तो रिच नहीं बन जाएगा। तो ये दिल्ली में जब आएगा तो यहाँ पे भी तो ये पुअर ही रहेगा ना, बट ही वोंट बी एबल टू यूटिलाइज द फैसिलिटी। ये वो फैसिलिटीज तो यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज ही इज फ्रॉम बिहार, ही इज हैविंग द राशन कार्ड इशूड बाय द स्टेट ऑफ बिहार, है ना। बिहार गवर्नमेंट ने इसे इशू किया है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन दिल्ली। सो देयर वाज द चैलेंज, और ये चैलेंज हमें सबसे ज्यादा फील हुआ कब? जब कोविड-19 आया, ठीक है। जब कोविड-19 आया ना, तब ये चैलेंज सबसे ज्यादा फील हुआ। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट पुट द रेस्ट्रिक्शंस, है ना। लॉकडाउन लग गए थे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो इस लॉकडाउन की वजह से द मूवमेंट ऑफ पीपल वाज कर्ब्ड। लोगों की जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट अफेक्ट हो गए थे। पीपल वे आर नॉट एबल टू मूव, ठीक है। एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। सो द चैलेंज वाज ह्यूज, द चैलेंज वाज वेरी सीवियर इन नेचर। So in order to tackle this particular challenge, that people of Bihar should also get the ration in Delhi, okay, with the same ration card, there one new scheme was launched by the central government named as One Nation, One Ration Card, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करा जिसका नाम था वन नेशन वन राशन कार्ड। सो इस स्कीम के अंदर में, इफ यू आर द रेसिडेंट ऑफ बिहार residing in Delhi or poor and entitled to get all those grains at a subsidized rate under the National Food Security Act, then you can purchase the 75% of your entitled grains in Delhi also. दिल्ली में भी आप 75% का entitled grain, जो जितना ग्रेन आपको entitled है उतना आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एक्चुअली अंडर द वन नेशन वन राशन कार्ड, जो पहले ये अवेलेबल नहीं था। पहले अगर आपको सब्सिडाइज्ड ग्रेन लेना होता तो आप बिहार में ही ले सकते थे, लेकिन अब आप देश के किसी भी कोने में रहो, आप वहां के ऑथराइज्ड शॉप पे जाइए और वहां पे आप अपना राशन कार्ड दिखाइए एंड यू विल गेट 75% ऑफ योर ऑथराइज्ड ग्रेन। पूरा क्यों नहीं? पूरा इसलिए नहीं क्योंकि आप हो सकते हो माइग्रेट करोगे, आप यहाँ पे अभी हो, कल कहीं और चले जाओगे, तो वहां पे भी आप ये फैसिलिटी यूज करो, तो एक जगह पे आप लेकर के ले लोगे और बाकी जगह पे फिर आप फिर से मांगोगे, तो गवर्नमेंट उतना ज्यादा तो प्रोवाइड नहीं कर सकती है आपको। गवर्नमेंट के भी अपने लिमिटेशंस है ना। सो फॉर दिस दिस इज द थिंग, and this is actually a very welcome step that has been decided, that has been taken by the central government to come up with the concept of one nation one ration card, ठीक है, जहां पे आप कहीं पे भी अवेल कर सकते हो फैसिलिटीज, ऑलराइट। so this is the thing related to it, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। अब गवर्नमेंट को अगर लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है रूरल एरियाज में और अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, ओके, इफ दे वांट्स टू सेल, सो फॉर दैट दे नीड प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, है कि नहीं? उनको बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए या नहीं चाहिए? इफ दे वांट्स टू सेल their products from one part to another part, obviously they need. So in order to develop the rural infrastructure, central government has come up with the concept of Bharat Nirman, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर के आई, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आई भारत निर्माण का। सो अंडर द भारत निर्माण रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी डेवलप्ड, द फोकस इज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस चीज पे गवर्नमेंट का फोकस है, ठीक है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को हम डेवलप करेंगे, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में हम डेवलप करेंगे रोडवेज, इसमें हम डेवलप करेंगे गोडाउन्स, है ना। अब रोडवेज डेवलप होगा तभी तो जाकर के आप
एक जगह से दूसरे जगह पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, है ना। गोडाउन्स रहेंगे तभी तो आप अपने प्रोडक्ट्स को, ग्रेन्स को, क्रॉप्स को स्टोर कर सकते हो, है ना। टू डेवलप इरिगेशन फैसिलिटी, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करना इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव अंडर द भारत निर्माण प्रोजेक्ट। ठीक, आपका क्या बोलते हैं, सोलर, मतलब सोलर बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी, डेवलपिंग इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो द ऑब्जेक्टिव अंडर द भारत निर्माण। इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट करना भी, क्योंकि जब तक आपका इलेक्ट्रिसिटी डेवलप नहीं होगा आप इरिगेशन सही तरीके से कर पाओगे क्या? नहीं, दैट वोंट बी पॉसिबल। So this is under the Bharat Nirman project that the government has come up with. ठीक है, so this is regarding it. अब अपना क्या बचा है? Now we are left with the new laws. This is regarding the present system that we are having, कि अभी जो हमारा एग्रीकल्चर का प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है। But now the government has come up with a few changes because the farmers are very much poor. Farmers हमारे बहुत ज्यादा गरीब हैं, हमारे देश के किसान। So government wants to double the income of the farmer. So for that reason, government has come up with a new farm acts. 3 नए एक्ट लेकर के आए हैं गवर्नमेंट, जिससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं। हमारे फार्मर्स बहुत दिनों से, बहुत 1 साल होने को आया है, अब ऑलमोस्ट प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। ठीक, so new farm act is left that we are going to discuss in our next class, that is tomorrow. ठीक है, आज का समझ में आया? अभी तक का क्लियर है? चलो then, let's stop our class for here. Tomorrow we are going to discuss the new farm act and we will conclude with our agriculture topic. All right, so done for the day guys. Thank you so much. See you tomorrow. Till then, take care. Bye bye.